सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, यह इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मतलब ये जो सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। प्रारंभिक खुदाई के स्थल सिंधु नदी के आसपास होने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों दिया गया? क्योंकि जो खुदाई के जो स्थल है वो सिंधु नदी के आसपास मिले थे। सिंधु नदी के आसपास मिले थे, इसी कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। लेकिन बाद में उत्खनित स्थलों का क्षेत्र विस्तार सिंधु नदी से दूर तक मिलने के कारण सर्वप्रथम खोजे गए हड़प्पा स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। बाद में अपन देखते हैं कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों दिया गया। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए दिया गया कि उसके बाद में इनका है वो विस्तार होता गया, और विस्तार होते हुए और हड़प्पा स्थान सबसे पहली खोज की। सिंधु नदी से आगे भी इसका विस्तार गया, सिंधु नदी से आगे भी विस्तार हुआ, इसका आगे भी विस्तार हुआ, और आगे विस्तार होता हुआ सिंधु नदी घाटी से आगे चला गया। और जो सबसे पहला स्थान है हड़प्पा स्थान, हड़प्पा स्थान वो खोजा गया, और उसी के आधार पे इसका नाम है वो, उसी के आधार पर इसका नाम है वो हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की प्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन को एक टीले की खुदाई के बाद मिली। इसकी हड़प्पा की जो प्रथम जानकारी है वो कब मिली? 1826 ईस्वी में। और चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज था, उसका नाम था चार्ल्स मेसन। मेसन नाम का एक अंग्रेज था, चार्ल्स मेसन। उसको एक टीले की खुदाई के बाद मिली, एक टीले की जो खुदाई हो रही थी, टीले की खुदाई। तो इसके बाद ASI के अध्यक्ष कनिंघम ने 1853 से 56 ईस्वी में इस टीले का सर्वेक्षण किया और कुछ पुरातात्विक वस्तुओं की खोज की। उसके बाद क्या हुआ कि एक ASI कनिंघम नाम का एक और अंग्रेज था, कनिंघम नाम का और अंग्रेज था। उन्होंने 1853 से लेकर के और 56 तक इस टीले का सर्वेक्षण किया। मतलब 3 साल तक इसका सर्वेक्षण किया, टीले का सर्वेक्षण किया। और सर्वेक्षण करने के बाद कुछ पुरातात्विक वस्तुओं की खोज की इसने। 1921 ईस्वी में
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मोर्सल ने 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एक सर्वेक्षण विभाग था, उसका नाम था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण विभाग था, सर्वेक्षण विभाग। उसके महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। उसके महानिदेशक कहने मतलब चीफ डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल उसके निर्देशन में, और दयाराम साहनी ने उसके निर्देशन में दयाराम साहनी ने कहाँ पर, पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, पंजाब में पड़ता है ये, पंजाब की मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का उत्खनन करवाया। रावी नदी का तट है, रावी नदी के तट पर, नदी के तट पर हड़प्पा का उत्खनन करवाया। हड़प्पा का उत्खनन करवाया। इसी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसके 3-4 नाम हैं। इसका कांस्य युगीन सभ्यता भी है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, या इसको बोल सकते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति। अब आता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति संबंधी मत क्या है लोगों के। इसकी उत्पत्ति संबंधी मत क्या है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई। उत्पत्ति संबंधी मत। पुरातात्विक खुदाई के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मत है। पुरातात्विक जो खुदाई हुई उसमें अलग अलग लेखक है, वो अलग अलग बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जॉन मोर्सल, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, D.H. गार्डन, ये क्या कहते हैं। जॉन मोर्सल है एक तो, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, D.H. गार्डन, आदि के मुताबिक इस सभ्यता के विकास की प्रेरणा सांस्कृतिक आधार पर मेसोपोटामिया से मिली। ये बोलते हैं
कि इसकी जो सभ्यता के जो विकास की प्रेरणा है वो सांस्कृतिक आधार पर और मेसोपोटामिया से मिली थी। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की नगर नियोजन योजना हड़प्पा के बजाय अव्यवस्थित और योजना विहीन थी। जल निकास योजना के चिन्ह मेसोपोटामिया से नहीं मिले हैं। इसकी जो योजना है मेसोपोटामिया की नगर की योजना कहने का मतलब ये है कि मेसोपोटामिया की योजना और सिंधु सभ्यता की योजना है वो एक जैसी थी, और सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख करके और उन्होंने अपनी सभ्यता को अपनाया था। कहने मतलब तुलना उन्होंने की थी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना की थी। लेकिन मेसोपोटामिया में है वो हड़प्पा के बजाय अव्यवस्थित नगर नियोजन है वो योजना है, जो नगर नियोजन योजना वो अव्यवस्थित थी। योजना है वो अव्यवस्थित थी वो व्यवस्थित नहीं थी। और जल निकास योजना के कोई चिन्ह मेसोपोटामिया से प्राप्त नहीं हुई है। जल निकास योजना की कोई भी लक्षण है, चिन्ह है, निकास योजना के चिन्ह मेसोपोटामिया से प्राप्त नहीं हुए हैं। मेसोपोटामिया से प्राप्त नहीं हुए हैं। अब आता है अगले जो लेखक है वो कौन कौन से हैं। पिगट है, ओल्चिन है, फेयर सर्विस है, जे.एफ. डेल्स है, रफीक मुगल। ये स्थानीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि यही की सभ्यता यही उत्पन्न हुई थी, कोई दूसरे विदेश से देश से किसी से ही प्रेरणा नहीं मिली थी, और यहाँ की सभ्यता यहाँ ही फली फूली थी। ये लेखक कहने वाले कौन कौन है। पिगट लेखक है, इतिहासकार है, वो बोलता है एक बात तो ठीक है। दूसरा बोलता है आलचिन, ये भी यही कहता है कि भाई ये सभ्यता यही स्थानीय ही थी। एक फेयर सर्विस ये भी यही बात कहता है। अगला है जे.एफ. डेल्स। जे.एफ. डेल्स एक कहता है रफीक मुगल, ये भी यही बात बोलता है। स्थानीय उत्पत्ति को स्वीकारते हैं। ये कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति स्थानीय थी। ये स्थानीय उत्पत्ति को स्वीकारते हैं। स्थानीय उत्पत्ति। तीसरा है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, एस.आर. राव आदि विद्वान है वो सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्यों को मानते हैं। ये जो इतने विद्वान हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री,
SR राव, SR राव, SR राव आदि विद्वान सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्यों को ही मानते हैं। आदि विद्वान है वो कहते हैं कि आर्य ही थे इसके निर्माता। तो तीन तरह के मत हो गए। पहला मत हो गया मेसोपोटामिया का, ये मेसोपोटामिया से आई थी, पोटामिया। दूसरा मत हो गया कि ये स्थानीय उत्पत्ति थी। और तीसरा मत हो गया कि ये आर्यों के द्वारा लाई गई सभ्यता थी। चौथा है भूमध्य सागरीय मत। तो ये भी कहते हैं कि भूमध्य सागरीय माने जाते हैं निर्माता, भूमध्य सागरीय। चौथे नंबर पे ये भी मान्यता है कि ये भूमध्य सागरीय मत, भूमध्य सागरीय मत। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान अधिकतर मानव खोपड़ियां भूमध्य सागरीय प्रजाति की होने के कारण, क्योंकि जब खुदाई की थी ना मोहनजोदड़ो में, तो खुदाई में क्या हुआ कि जो मानव की जो खोपड़ियां मिली थी वो ज्यादातर भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी। तो इसी कारण इसका नाम है वो ये हो गया कि भूमध्य सागरीय सभ्यता है। पांचवा जो आता है वो है रखालदास बनर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने भाषा विज्ञान के आधार पर कहा। इनका क्या नाम था? राखलदास बनर्जी का, राखलदास बनर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने भाषा विज्ञान के आधार पर कहा। ये भाषा विज्ञान के आधार पर बोला इन्होंने, भाषा विज्ञान। इसी के आधार पर उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि द्रविड़ थे, सिंधु सभ्यता के मूल निवासी है वो द्रविड़ थे। द्रविड़ एक प्रजाति होती है और द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। परंतु यह मत भी संदिग्ध है, क्योंकि यदि इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ होते तो इस सभ्यता के अवशेष द्रविड़ क्षेत्र में अवश्य मिलती होती, क्योंकि वहां इसके अवशेष है ही नहीं। यदि ये द्रविड़ होते तो जो अवशेष है इसके वो द्रविड़ में भी मिलते, द्रविड़ क्षेत्र में भी मिलते, लेकिन द्रविड़ क्षेत्र में इसकी कोई अवशेष नहीं है, इसलिए ये संदिग्ध है। वहां इसके कोई अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए ये क्या है कि संदिग्ध है ये भाषा कि वहां हो सकती है। अब आता है कि काल निर्धारण, ये कहां से कहां तक थी, कहां से कहां तक थी, ये कहां से कहां तक मिली। तो अपन देखते हैं कि ये सभ्यता है वो काल निर्धारण क्या है इसका। काल निर्धारण, काल निर्धारण क्या है? तो काल निर्धारण देखते हैं तो सिंधु सभ्यता काल निर्धारण विवाद का विषय है। इस पर विद्वानों में मतभेद है। सर्वप्रथम जॉन मोर्सल ने सभ्यता की थी। जॉन मोर्सल क्या कहता है? सर जॉन मोर्सल कितना बताता है इसका काल? ये बताता है 3250 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी, 2750 ईस्वी पूर्व, 3250 से ईसा पूर्वी से 2750 ईसा पूर्वी बताता है। ये तो ईसा पूर्वी बताता है ये तो सर जॉन मोर्सल। तो चलो देखते हैं अगले लेखक क्या बोलते हैं इसके बारे में। अगला लेखक आता है एक अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके है एक लेखक, अर्नेस्ट मेके। मेके ये बोलता है कि 2800 ईस्वी पूर्वी से 2800 ईसा पूर्वी से और 2700 ईसा पूर्वी तक था, 2700 ईसा पूर्वी तक था। ये अर्नेस्ट मेके ये बोलता है। तीसरा लेखक क्या कहता है? फेयर सर्विस है। फेयर सर्विस,
फेयर सर्विस, फेयर सर्विस ये बताता है 2000 से 1500 ईसा पूर्वी, 2000 से 1500 ईसा पूर्वी। मार्टिमर व्हीलर क्या बताता है? मार्टिमर व्हीलर, व्हीलर ये बताता है 2000 से 1500 ईसा पूर्वी। ये एक ही बताते हैं, एक ही तिथि बताते हैं, फेयर सर्विस और अर्नेस्ट मेकी। ये भी 2000 से 1500, ये भी 2000 से 1500। नेक्स्ट आता है माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स ये बताता है 3500 ईसा पूर्वी से 2700 ईसा पूर्वी, 3500 से 2700 ईसा पूर्वी। परंतु सिंध स्थलों से प्राप्त पुरातत्विक साक्ष्यों के नवीनतम परीक्षण पद्धति रेडियो कार्बन विधि है एक। ये विधि सर्वमान्य विधि होती है, रेडियो कार्बन, जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन 14। इसका जो काल निर्धारण है ये एकदम सही है, और ये जो काल निर्धारण है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्वी। ये काल निर्धारण माना जाता है। अब क्या है कि इस विधि की खोज किसने की थी? इस विधि की खोज है कार्बन डेटिंग प्रणाली का जो विकास है वो किसने किया? वो बिलार्ड फ्रैंक लिबी के द्वारा किया गया। ये जो रेडियो कार्बन है, कार्बन डेटिंग प्रणाली है, इसमें सब मतलब पीछे की जो अवधि होती है उसके अवशेषों के आधार पर इसके कार्यकाल का निर्धारण किया जा सकता है। इस विधि को बोलते हैं कार्बन डेटिंग प्रणाली, कार्बन डेटिंग प्रणाली। इसमें अवशेष के आधार पर उसकी उम्र, उसकी जो काल निर्धारण है वो अपन कर सकते हैं। तो इसका जो विकास है वो एक बिलार्ड फ्रैंक लिबी के द्वारा किया गया था, फ्रैंक लिबी इसके द्वारा किया गया था, और 1940 में किया, 1940 में 1940 ईस्वी में किया, और इसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भी मिले। अब आता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वो कहाँ कहाँ मिले, अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हड़प्पा सभ्यता के। तो एक तो मिला था मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है वो एक तो था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है मृतकों का टीला। तो सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो को, अब आता है मोहनजोदड़ो कहाँ है, वेयर इज सिचुएटेड मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है वो है सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में, सिंध, क्योंकि मोहनजोदड़ो में इसकी खोज की, इसमें वहाँ उसको सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले, तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि मोहनजोदड़ो है कहाँ पर। तो मोहनजोदड़ो को यदि स्थान यदि ध्यान रख लेंगे मोहनजोदड़ो का, तो ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसलिए उसकी लोकेशन जाननी जरूरी है मोहनजोदड़ो की। तो ये सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में है, सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में है, लरकाना, और सिंधु नदी के तट पर है, लरकाना जिले में, और सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर है।
और खुदाई किसने की मोहनजोदड़ो की? रखालदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की। 1922 में। तो सर्वप्रथम देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल सर्वप्रथम कहाँ मिले? तो सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो में मिले। और कब मिले? तो 1922 ईस्वी में मिले। और इस किसके द्वारा खुदाई में मिले? तो राखलदास बनर्जी ने खुदाई की थी। अब देखो इसकी विशेषता क्या थी, कैसी इसकी योजना थी मोहनजोदड़ो की, कैसे इसमें अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उसकी सड़कें थी। सड़कें बहुत अच्छी थी उसकी। मुख्य जो विशेषता है वो सड़कें थी, और सड़कें बहुत अच्छी थी। देखो उस टाइम में भी सड़कें उपलब्ध थी जो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। सड़कें किस पैटर्न पे आधारित थी? ग्रिड पैटर्न पे। उस टाइम, आज भी पूरी तरह सड़कें नहीं है, लेकिन उस टाइम सड़कें थी। इसके मकानों के दरवाजे गलियों में ही खुलते थे। देखो आज भी गलियों में खुलते हैं, पहले भी गलियों में खुलते थे। आज भी उसी तरीके से मकान है, गलियों में खुलते थे। तो देखो प्राचीन तुलना करते हैं और आधुनिक। आज आधुनिक के समान पहले प्राचीन भी था। सड़कें पहले भी थी, ग्रिड प्रणाली से थी, अच्छी सड़कें थी, और आज भी है ये। पहले दरवाजे के जो है वो गलियों में दरवाजे खुलते थे, पहले भी खुलते थे, आज भी गलियों में दरवाजे खुलते हैं। ठीक है, ये दो तुलना हो गई, 1 2 सड़कें ठीक थी। तीसरा है देखो कि स्नानागार पहले भी था, स्नानागार आज भी है, अच्छी तरीके से था पहले भी। और शायद वो धर्मानुष्ठान के लिए उपयोग में लेते थे। तो स्नानागार ये धार्मिक स्थान पे लेते थे, उसके बाद स्नान करके वो पूजा पाठ वगैरह करते थे। और इसे मार्श ने तत्कालीन विश्व का सजनक निर्माण कहा था। स्नानागार के अलावा महत्वपूर्ण इमारत विशाल अन्नागार भी थे। अन्नागार पहले भी थे और आज भी है, मतलब अन्न रखने की जगह अन्नागार, ये पहले भी थे और आज भी है। और इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें, भवन, गगनचुंबी भवन, ये पहले भी थी आज भी है इमारतें। तो प्राचीन देखो कितना अच्छा, प्राचीन भी कितना विकसित था उस टाइम का। मोहनजोदड़ो के अधिकांश घरों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। घरों के गंदे पानी के निकास के लिए पक्की नालियों की व्यवस्था थी, वो भी कच्ची नालियां नहीं, पक्की नालियों की व्यवस्था थी उस टाइम में। तो निजी कुएं भी थे, तो कुएं निजी आज भी हैं घरों में, कुछ निजी कुएं, और पहले भी थे। और पक्की नालियां पहले भी, आज भी होती है, लेकिन आज कम है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होती थी। तो पक्की नालियों की व्यवस्था भी है। तो देखो पहले भी थी, आज भी है। तो आज अब आधुनिक से तुलना करें तो प्राचीन, और प्राचीन से तुलना करें आधुनिक की, दोनों की यदि तुलना करें तो तुलना में अपने को ये पूरी चीज़ का पता चल जाएगा कि सड़कें पहले भी थी, आज भी है। ठीक है, दरवाजे गलियों में खुलते थे, पहले भी खुलते थे, आज भी खुलते हैं। तीसरी बात अपन करें अन्नागार की, तो अन्नागार पहले भी होता था, आज भी है। और चौथी बात करें अपन स्नानागार की, तो स्नानागार पहले भी थी, आज भी है। ऐसे तुलना करके अपन याद रख सकते हैं। निजी कुएं पहले भी थे और आज भी है। और पक्की नालियों की व्यवस्था। 6 बातें हैं इसमें। पहली होगी सड़क का तथ्य, दूसरा हो गया गलियों का, तीसरा हो गया स्नानागार का, और चौथा हो गया अन्नागार का, और पांचवा हो गया विशाल इमारतें और पक्की नालियां और स्नानागार। पुरातत्वविदों द्वारा उत्खनन में मोहनजोदड़ो से नृत्य करती नारी की कांस्य की प्रतिमा, महाविद्यालय भवन, देखो कॉलेज भी थे उस टाइम में, हाथी का कपाल खंड, सूती कपड़े के अवशेष, कपड़ा भी था सूती, सीप से बना स्केल, मतलब नापने की उनको जानकारी थी, नापतोल की भी जानकारी थी, कुएं से नर कंकाल, एक मुद्रा पर नाव की आकृति, और
मिट्टी का तराजू तोलना भी जानते थे। लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, पशुपतिनाथ की मूर्ति, घोड़े के दांत, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। मलेरिया की शक से भी मिले हैं। उस टाइम में एक रोग था, हो सकता है इस मलेरिया के रोग के कारण भी वो ये प्रजाति वो नष्ट हो गई हो, तो ऐसा भी कारण हो सकता है। तो इसमें देखो अवशेष क्या क्या मिले हैं, एक बार और देख लेते हैं कितने अवशेष मिले हैं। ये देखते हैं। पहला अवशेष है कि नृत्य करती हुई महिला, कांस्य की प्रतिमा महिला की। दूसरा जो अवशेष मिला है वो है महाविद्यालय भवन। तीसरा हाथी का नर है कपाल खंड। चौथा अवशेष क्या मिला है, सूती कपड़े के अवशेष। पांचवा अवशेष क्या मिला है, पांचवा अवशेष मिला है सीप से बना स्केल, वो नापने की जानकारी भी उनको थी। छठा अवशेष क्या मिला है, कुएं से नर कंकाल। सातवां अवशेष क्या मिला है, एक मुद्रा पर नाव किया करती। आठवां अवशेष क्या मिला है, मिट्टी का तराजू। नौवां अवशेष क्या मिला है, लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़। 10वां अवशेष क्या मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति की पशुपति की सेवा करते थे। 10वां घोड़े के दांत। और 11वां गले हुए तांबे के ढेर। और 12वां मलेरिया के लक्षण भी मिले हैं, साक्ष्य भी मिले हैं कि उस टाइम में मलेरिया भी होती थी। तो इस प्रकार अपना ये मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसके बारे में जानकारी की। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से आई, कैसे आई, और इसका काल निर्धारण क्या था, और इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले, कहाँ कहाँ मिले, ये साक्ष्य की जानकारी इसमें मिली। तो